साहित्य धारा। साहित्य धारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है भाषा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। भाषा का बदलता स्वरूप। भाषा के बदलते स्वरूप पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना उचित होगा कि आखिर भाषा है क्या। हम तकनीकी और शास्त्रीय परिभाषाओं के विस्तार में न जाकर मात्र इतना समझ लें कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। वैसे भाषा केवल मनुष्यों की ही नहीं, पशुओं की भी होती है, लेकिन हम उस भाषा को अपनी चर्चा से बाहर ही रखेंगे। भाषा का संबंध क्योंकि मनुष्यों से है, मनुष्यों की सजीवता भाषा की प्रकृति को भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे मनुष्य बदलता है, उसका विकास होता है, भाषा भी बदलती है। अपनी इस बात की पुष्टि मैं केवल एक छोटा सा साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम जिस हिंदी भाषा के माध्यम से परस्पर संवाद कर रहे हैं, उसका अतीत बहुत पुराना है। विद्वानों का मत है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व जो वैदिक संस्कृत चलन में थी, वही बदलते बदलते आज की हिंदी हो गई है। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में बदली, जिसे आम बोलचाल में संस्कृत कहा जाता है, और 500 ईसा पूर्व तक आते आते वह प्राकृत में परिवर्तित हो गई। लगभग 500 ईस्वी में हम पाते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश में बदल गई, और उसके भी लगभग 500 साल बाद अर्थात 1000 ईस्वी में हमें वह भाषा मिलती है जिसे प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। यही प्रारंभिक हिंदी अनेक रूप बदलते हुए आज की हिंदी बनी है, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। असल में भाषा कोई जड़ और स्थिर चीज नहीं है। बदलते रहना उसका स्वभाव भी है और जरूरत भी। जैसे जैसे उसे बरतने वाले अर्थात मनुष्य का परिवेश बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, भाषा भी बदलती जाती है। और जो भाषा खुद को बदलने से मना करती है, अंततः वह उस श्रेणी में शामिल हो जाती है जिसे हम मृत भाषा कहते हैं। ये देखना बहुत रोचक है कि भाषा का निर्माण समाज अर्थात आप और हम करते हैं। फिर कोई वैयाकरण आता है जो उसे नियमों की रस्सियों से बांधता है, और समाज उन रस्सियों की अनदेखी करके भाषा को अपनी तरह से बरतता रहता है। सैकड़ों साल ऐसा चलता है। फिर कोई वैयाकरण आता है जो उस बदली हुई भाषा के नियम बनाता है, जिन्हें व्याकरण कहा जाता है, और फिर समाज उस व्याकरण को अनदेखा कर अपनी तरह से भाषा को बरतता है। इसी तरह भाषा के रूप बदलते जाते हैं। हम बहुत पीछे न जाएं और 20वीं सदी के आरंभ में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा को देखें और उसकी तुलना आज की भाषा से करें तो अंतर बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उस काल की भाषा को जानने के लिए हम तत्कालीन साहित्यकारों की रचनाओं की तरफ झांक सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनके बाद मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। इनकी भाषा एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा था, समाज बदल रहा था, भाषा का प्रयोग करने वालों की जरूरतें बदल रही थी। वही सिलसिला आज भी जारी है। ये बात मैं बहुत बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की तरफ जाने की होती है, और इस बात को हम 100 बरस पहले के किसी लेखक की भाषा से आज के लेखक की भाषा की तुलना करके अच्छी तरह देख समझ सकते हैं। निस्संदेह जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन जैसी भाषा वे लिखते थे वैसी भाषा आज कोई नहीं लिखता है। आज की हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग घटता जा रहा है और उसकी जगह बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है। यहाँ तक कि साहित्य में भी आम बोलचाल की भाषा ही प्रयुक्त होने लगी है। तत्सम की जगह तद्भव शब्द अधिक प्रयुक्त होने लगे हैं। कहा जा सकता है कि तत्सम के प्रति हमारा आग्रह अब ढलान पर है। जहां तक भाषा की सरलता की तरफ बढ़ने की बात है, यही देखिए ना कि व्याकरण में पहले स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग होते थे। बाद में नपुंसक लिंग लुप्त हो गया, केवल 2 ही लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रह गए। और अब हम बहुत तेजी से एक ही लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर न्यूट्रल कहते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। पद नामों के मामले में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अध्यक्ष, मंत्री, सचिव इसके उदाहरण हैं। ये न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग।
आज की हिंदी में लोक के शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें यह और जोर देना आवश्यक है कि अब हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बढ़ना समय की मांग है। जैसे जैसे हमारे जीवन में तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उसके साथ उसकी शब्दावली भी आती जा रही है। यह देखना बहुत रोचक होगा कि पहले जहां हम हर विदेशी शब्द का अनुवाद अपनी भाषा में करने के प्रयास करते थे, आज विदेशी शब्दों को हम बहुत सहजता से जस का तस काम में ले लेते हैं। अब शायद वैसा करना संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर बात तो संप्रेषण की है। अगर मोबाइल कहने से आपको समझ में आता है, तो मैं क्यों उसे चलित दूरभाष कहूं? अगर कंप्यूटर आपको समझ में आ रहा है, तो उसे संगणक कहने की क्या आवश्यकता है? वैसे दुनिया की अधिकतर भाषाओं में ऐसा ही हो रहा है। अंग्रेजी ने हिंदी के बहुत सारे शब्दों को अपना लिया है। इन विदेशी शब्दों के प्रयोग का एक असर यह भी हुआ है कि अब हम अनावश्यक रूप से भी अंग्रेजी या विदेशी शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, और वे हमारी भाषा में घुल मिलकर जैसे उसी का अंग बन गए हैं। मैं लेट हो गया, मैं बोर हो गया, दिवाली मुबारक, ये और इस तरह की अभिव्यक्तियां आम हैं और हमारी भाषा के बदलते जा रहे चेहरे की सूचक हैं। अंग्रेजी इसलिए भी हमारे जीवन और जीवन के कारण भाषा में आती जा रही है कि वह आधुनिक ज्ञान विज्ञान की प्रमुख भाषा है और उसके साथ एक ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बढ़ते जा रहे प्रयोग के मूल में तकनीक का बढ़ता चलन भी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह प्रारंभ में केवल अंग्रेजी में सुलभ थे और हमारा यह सोच बना कि अगर हमें इनका प्रयोग करना है तो अंग्रेजी में ही करना होगा। अब जबकि ये सब हमारी भाषा में भी सुलभ हैं, हम अंग्रेजी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि नए सिरे से हिंदी में इनके प्रयोग का प्रयास करना ही नहीं चाहते। इसमें थोड़ी भूमिका लिपि की भी है। 3 मंजिल वाली देवनागरी लिपि तकनीक के लिए उतनी सुगम नहीं है जितनी रोमन लिपि है। इसलिए किसी को भी लगता है कि कृपया क्षमा कीजिए की बजाय सॉरी लिख देना सहज है। अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी हमको आसान लगती है। इसलिए मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल दुप्र अग्रवाल की बजाय डीपी अग्रवाल बना रहता हूं, और मोबाइल जैसे उपकरणों पर टेक केयर के लिए टीसी, थैंक यू के लिए टीवाई, लाफ आउट लाउड के लिए एलओएल जैसी अभिव्यक्तियां चलन में आ गई हैं। यही नहीं, तकनीकी उपकरणों पर लोग हिंदी को भी रोमन लिपि में लिखने लगे हैं, जैसा किसी जमाने में बॉलीवुड की फिल्मों के नामों के मामले में होता था। इसी के साथ एक और प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, और वह यह कि व्याकरणिक शुद्धता का आग्रह कम होता जा रहा है। उसकी जगह संप्रेषणीयता का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे भी हो, मुझे आप तक अपनी बात पहुंचानी है। वैसे यह प्रवृत्ति आज की नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यूं ही नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बस अंतर इतना आया है कि आज हम में से हरेक उसी तरह वाणी का डिक्टेटर बन गया है जैसे कभी कबीर थे। व्याकरणिक शुद्धता के आग्रह को कम करने में प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव की भूमिका भी बड़ी है। मुझे जाना है की बजाय मैंने जाना है जैसी अभिव्यक्तियां पंजाबी प्रभाव की देन है। शुद्धता के आग्रह को मीडिया भी कम कर रहा है। बहुत बार वह गलत शब्दों का इतना ज्यादा प्रयोग करता है कि वे ही आम चलन में आ जाते हैं और किसी को उन्हें दुरुस्त करने का विचार ही मन में नहीं आता है। ऐसा एक प्रयोग है विवादित वक्तव्य। इसका अर्थ होता है जिस वक्तव्य पर विवाद हुआ हो, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे किसी वक्तव्य के लिए जिसमें विवाद की संभावना हो। सही अभिव्यक्ति होगी विवादास्पद वक्तव्य, लेकिन यह प्रयोग आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। इधर यह भी देखने में आ रहा है कि मीडिया के अलावा साहित्य और अन्य विभिन्न कला रूप भी भाषा को बदल रहे हैं। जिनकी रुचि लिखने पढ़ने में है, वे साहित्यकारों से प्रभावित व प्रेरित होते हैं, और जब साहित्यकार खासतौर पर आंचलिक लेखन में लोक के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव यह होता है कि हम भी अपनी भाषा में आंचलिक और लोक के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं।
लोकप्रिय कला माध्यमों जैसे फिल्मों और ओटीटी की भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ ही रहा है। अखबारों के नगर परिशिष्टों में प्रयुक्त होने वाली इंग्लिश हमारी बोलचाल से आगे बढ़कर हमारे लेखन में भी नजर आने लगी है। बदलाव जिस तरह बोली जाने वाली भाषा में नजर आता है, वैसे ही लिखी जाने वाली भाषा अर्थात लिपि में भी दिखाई देता है। यहाँ भी प्रवृत्ति सरलीकरण की तो है ही, मानकीकरण और तकनीक के अनुकूल होने की भी है। पहले अ, ण और ज्ञ के एकाधिक रूप चलन में थे, अब इनका एक ही रूप रह गया है। 3 तरह के स में से अब व्यावहारिक रूप से 2 ही काम में आते हैं। षटकोण वाला श उच्चारण से तो लगभग लुप्त हो ही गया है। री, री, री जैसे चिन्हों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक वर्तनी में स्थान ही नहीं दिया गया है। देवनागरी लिपि के साथ रोमन अंकों का प्रयोग अब सर्व स्वीकृत है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए निर्देशित कर रखा है। लिपि का मानकीकरण हो चुका है और अब तकनीक की वजह से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उदाहरणार्थ चंद्र बिंदु लगभग लुप्त हो गया है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ध्वनियों के लिए बिंदु का प्रयोग होने लगा है। खड़ी पाई वाले विराम चिन्ह की जगह पर रोमन लिपि के साथ काम में आने वाला बिंदु अर्थात फुल स्टॉप सब जगह प्रयुक्त हो रहा है। भाषा और लिपि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनसे कुछ लोगों को, विशेष रूप से उन्हें जो परंपरा और शुद्धता के समर्थक हैं, आपत्ति भी है। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, भाषा सतत परिवर्तनशील है और वह समय की जरूरतों के अनुरूप अपने को ढालती बदलती रहती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे जैसे हिंदी का चलन बढ़ता जा रहा है, उसके स्वरूप में भी बदलाव आते जा रहे हैं। इन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हिंदी का प्रयोग खूब बढ़ रहा है और अब उसने तकनीक से भी दोस्ती कर ली है। तकनीक की दुनिया के सबसे नए करिश्मे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के क्षेत्र में भी हिंदी का खूब प्रयोग हो रहा है। यह देखना बहुत सुखद है। साहित्यधर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की वार्ता। विषय था भाषा का बदलता स्वरूप। अब आज का साहित्यधर कार्यक्रम संपन्न हुआ। साहित्यधारा